हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। इस सब्जेक्ट में हमारी ये दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा कर ली है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर स्टेटस एंड फार्मर इनकम्स, यानी कि भारत में जो कृषि है उसकी क्या स्थिति है और भारत में जो किसान होते हैं या जो फार्मर होते हैं उनकी आय के क्या स्रोत है, उनकी आय बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं या उनकी आय का कम होने का क्या कारण है, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहना है क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि नॉर्मल जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जो बातें हैं वो सबसे हम पहले देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की यदि हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है, तो एग्रीकल्चर क्या है कि भूमि पर फसलें और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन की एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है कि एक तो जो खेत होते हैं, भूमि जो होती है वहां से फसलें उत्पादित की जाती है। इसके साथ ही कोई कृषि जो उत्पाद होते हैं उनको उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर या कृषि कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि जो फसल उत्पादन के साथ जैसे पशुपालन हो गया, डेयरी हो गई, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी, जितनी भी जो फसलें होती है, जितनी भी जो एग्रीकल्चर जो भूमि से रिलेटेड जो भी होता है उत्पादन, वो सब किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। नेक्स्ट आपके आता है कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, यानी कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले क्या लाइन आपको लिखनी है कि कृषि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का प्रमुख आधार होता है, यानी कि एग्रीकल्चर इज ए मेजर बेस ऑफ द रूरल इकोनॉमिक्स एंड लाइवलीहुड इन इंडिया, यानी कि जितने भी जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी आजीविका का प्रमुख आधार कौन है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर देश में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर होता है वो कपड़ा, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण, जितने भी जो उद्योग होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जो होता है वो प्रदान कौन कराता है, जो आपके एग्रीकल्चर होती है वो प्रदान कराती है, यानी कि खेती बाड़ी से या कृषि से वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इंडिया होता है, जो भारत है, उसमें बड़ी संख्या में यानी कि आधी से ज्यादा जो परसेंटेज जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं। ये एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है उनसे जुड़े होते हैं या उन पर निर्भर होते हैं। भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसून, सिंचाई, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती है, यानी कि भारत जो है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होती है और वहाँ पे अलग अलग जो फसलें होती है उनका उत्पादन किया जाता है। कोई ऐसी फसलें होती है या कई ऐसे इलाके भी है भारत में जहाँ पे मानसून पर आधारित खेती की जाती है। सिंचाई भी, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था कुछ इलाकों में है और कुछ इलाकों में नहीं भी है, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे मानसून आधारित जो खेती की जाती है वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हालांकि आजकल तो है लेकिन उतनी नहीं है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है भारत कृषि की प्रमुख विशेषता, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर होती है उसकी क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहला आता है कि एक तो जो किसान होते हैं वो छोटे किसान, यानी कि उनके पास जो भूमि होती है या तो वो छोटी जगह होती है या क्या होती है, जैसे 1 बीघा कहीं है, फिर 4 बीघा कहीं दूसरे स्थान पर, तो ऐसे क्या है कि छोटे छोटे खेत होते हैं या सीमांत जोत इसमें होती है। अधिकांश किसान क्या करते हैं कि कृषि के बड़े क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करते हैं, यानी कि वर्षा पर निर्भरता पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण क्या होता है कि अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है, यानी कि भारत में क्या है कि प्रत्येक जो अलग अलग क्षेत्र होता है या अलग अलग जो एरिया होता है उसमें अलग अलग जलवायु होती है और फसलें क्या है कि प्रत्येक फसल एक विशेष जलवायु में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जलवायु के अनुसार भारत में कई प्रकार की फसलें जो होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन और अन्य एलाइड एक्टिविटीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही कृषि में मौसम और बाजार मूल्य का जोखिम अधिक होता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर होती है उसमें कई इलाके ऐसे होते हैं जिसमें मौसम और बाजार मूल्य जो होते हैं उनका जोखिम भी अधिक होता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है कि विभिन्न राज्यों में कृषि की क्या स्थिति है, जिसमें यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं उनमें कौन कौन सी जो फसलें होती है उनका उत्पादन किया जाता है
और वहाँ पे क्या किस प्रकार की जो खेती की जाती है। जैसे कि पंजाब की यदि हम बात करें तो यहाँ पे गेहूं और धान जो होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पे पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, जिसमें क्या है कि सिंचाई और मशीनीकरण क्या है कि विकसित है। हरियाणा में भी गेहूं, धान, कपास, सरसों ये सब होता है। यहाँ पे दिया गया जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो बाजरा हो गया, गेहूं, सरसों, चना, गंवार और पशुपालन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ये क्या है कि राजस्थान में पशुपालन ज्यादा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की, जिसमें कपास, मूंगफली, गेहूं वगैरह होता है। बिहार में क्या होता है, धान, गेहूं, मक्का, दलहन और बागवानी फसलें जो होती है वो बिहार में होती है। और जैसे ही हम जो कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल साइड जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि नारियल, रबर, काली मिर्च वगैरह जो मसाले होते हैं वो वहां पे किए जाते हैं, इनकी इनकी खेती की जाती है। तो ये आपको सारणी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस राज्य में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। ये मिट्टी के अनुसार भी होता है, जैसे कि यहाँ पे जो जो राजस्थान है यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, वहीं जो यहाँ पे केरल है यहाँ पे एक बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पे दूसरी मिट्टी पाई जाती है। तो हर एक राज्य में या हर एक क्षेत्र में मिट्टी और जलवायु के अनुसार वहाँ पे फसलें उत्पादन की जाती है। फिर हम बात करते हैं इनकम ऑफ फार्मर, यानी कि हमने बात कर ली कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, क्या जो अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, कृषि की क्या विशेषताएं है, वो सब हमने बात कर ली। इसके बाद आता है आपके टॉपिक की इनकम ऑफ फार्मर, यानी कि जो किसान होते हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो सबसे पहले आता है क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्शन हो गया, लाइव स्टॉक रियरिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, पोइल्ट जो मुर्गी पालन हो गया, इसके साथ ही मत्स्य पालन, बकरी एवं भेड़ पालन हो गया और मधुमक्खी पालन जो होता है वो सब क्या है कि ये किसान की आय के स्रोत होते हैं। यानी कि इतने जो प्रकार के होते हैं, यानी कि किसान क्या करता है कि फसल उत्पादन भी करता है, इसके साथ ही डेयरी भी चलाता है, बागवानी फसलें, मुर्गी पालन, ये सब क्या है कि किसान के आय के स्रोत होते हैं। अब आपके आता है कि सकल और शुद्ध कृषि आय, यानी कि एक होता है आपके ग्रोस इनकम, एक होता है आपके नेट फार्म इनकम। तो ग्रोस इनकम क्या होता है कि जैसे कि हमने बात करते हैं कि जो किसान सकल आय क्या होती है कि कृषि उत्पादों एवं अलाइड एक्टिविटी से प्राप्त कुल आय। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे गेहूं, जो किसान है कोई उसने गेहूं की खेती की, वहां पे उसके 10 क्विंटल गेहूं हुए, एक क्विंटल का उसको 2000 का मूल्य मिलता है, तो 10 क्विंटल के कितने हो गए, 20,000 रुपए हो गए। तो वो क्या हो गया उसका सकल आय। और शुद्ध आय क्या होती है कि जिसमें क्या होता है कि जो शुद्ध जो सकल आय थी यानी कि 20,000, यानी कि गेहूं उसने बेचे 20,000 के, अब उसमें उसकी लागत कितनी लगी, जैसे कि उसने उसमें बीज भी लगे, उसके दवाइयां भी उसमें, यानी कि कीटनाशक हो गया, उर्वरक वगैरह जो होते हैं, खाद वगैरह उसने दिए, टोटल उसने 7-8 हजार का, यानी कि 7,000 का उसने वहां पे लागत लगा दी, यानी कि इतना परिवहन वगैरह जो भी मान लो वो उसमें लगा दिया। तो 20,000 का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ था। उसमें से यदि जो उसने लागत लगाई उसको निकाल देते हैं तो पीछे बचते हैं आपके 7,000 उसमें लागत लगी, 13,000 जो बचते हैं वो बचता है उसके शुद्ध इनकम, यानी कि क्या बचती है, नेट इनकम बचती है, शुद्ध आय बचती है। इसका फॉर्मूला भी होता है कि सकल आय, यानी कि कुल कितना उत्पादन हुआ, कितना जो प्रॉफिट मिला, उसमें से कुल लागत कितनी है उसको माइनस करना, तब आपको क्या मिलेगा, शुद्ध आय वहां पे मिलती है। और नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है कि ग्रामीण लोगों की आय के क्या स्रोत होते हैं। तो ग्रामीण लोगों में क्या है कि आय के मुख्य स्रोत तो एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि पर निर्भर होते हैं। और इसके साथ ही क्या है कि कृषि एवं जो कृषि मजदूरी हो गई, लाइव स्टॉक हो गया, डेयरी हो गई, गैर कृषि मजदूरी या छोटे व्यापार या दुकानदार वगैरह जो होते हैं, इन सब पर ग्रामीण लोग जो होते हैं वो निर्भर होते हैं। किसानों की आय कम होने के क्या कारण है, जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसानों की आय कम होती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसका मुख्य रीजन क्या है, यानी कि कारण क्या है इसका। तो एक तो ये मुख्य कारण ये होता है कि किसानों के जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं या सीमांत यानी कि जोत होते हैं, यानी कि छोटे खेत होते हैं और वो भी एक जगह नहीं होते, टुकड़ों में होते हैं, जैसे 1 एकड़ कहीं है, 1 एकड़ दूसरी जगह। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन में या आय में कमी होती है, उत्पादन लागत बढ़ती होती है, यानी कि उत्पादन जो होता है उसमें कितना, जैसे गेहूं होता है उसमें उत्पादन में उसमें बीज हो गया, उर्वरक, सिंचाई वगैरह की लागत जो होती है वो ज्यादा लग जाती है, जिसके कारण किसान की आय कम होती है। मानसून एवं मौसम पर निर्भरता होती है, बाजार मूल्य के में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेक ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था में कमी होने के कारण भी आय में कमियां देखने को मिलती है, भंडारण सुविधाओं की कमी, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना और प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है कि हमने ये तो जान लिया कि किसानों की आय जो होती है वो कम होती है,
इसका कारण भी हमने जान लिया। तो इसको जो आय होती है उसको बढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको बढ़ाने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। दूसरा, फसल एवं डेयरी को कृषि से जोड़ना चाहिए, यानी कि जो फसलें होती है उनको और पशुपालन वगैरह जो डेयरी होती है उनको आपस में जोड़ना चाहिए। किसान को पशुपालन और फसलें उत्पादन दोनों साथ में करना चाहिए। बागवानी एवं उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो इतने भी जो फ्रूट वाले जो बागवानी फसलें हो गई जिनमें कुछ फलों वाली सब्जियां वगैरह जो होते हैं, मसाले वगैरह जो होते हैं, उन सबको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग करके हम उसका जो मूल्य होता है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर में क्या है कि आम तौर पर टमाटर 10 रुपए 20 रुपए इतना किलो बिकता है। तो वही उस टमाटर का यदि हम प्रोसेस करके उसका सॉस बना देते हैं या केचप बना देते हैं, तो वो उसका जो मूल्य पर परिवर्तन हो जाता है या मूल्य संवर्धन, यानी कि मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है और किसान को कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो होता है वो ज्यादा मिलता है। बेहतर भंडारण एवं विपणन सुविधा, यानी कि मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक तकनीक एवं कृषि मशीनीकरण अपनाना चाहिए और एफपीओएस के माध्यम से सामूहिक खरीद और बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात ये किसान को नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, नए उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें प्रोसेसिंग वगैरह जो होती है वो करके उसको मूल्य परिवर्तन या आय को जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है आजीविका विविधीकरण, जो कि आपके यहाँ से आजीविका की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आजीविका विविधीकरण क्या होता है, यहाँ से ये डेफिनेशन जरूर आपसे पूछी जाएगी कि जब ग्रामीण परिवार आय के लिए एक से अधिक गतिविधियों को अपनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आजीविका विविधीकरण कहते हैं। जिसमें क्या आता है, जैसे कि एक किसान है वो फसल उत्पादन भी कर रहा है, यानी कि उसने गेहूं की खेती कर ली, धान की खेती कर ली, इसके साथ ही वो पशुपालन भी कर रहा है, यानी कि डेयरी भी वो चलाता है, बकरी पालन भी वो कर रहा है, सब्जी उत्पादन भी वो कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, फसल विविधीकरण कहलाता है। यानी कि एक साथ जो किसान होता है एक ही समय में एक साथ आय को बढ़ाने के लिए एक से अधिक गतिविधियों का करना क्या कहलाता है, आजीविका विविधीकरण कहलाता है। इसमें आय के स्रोत बढ़ते हैं और आर्थिक जोखिम जो होता है कम होता है। आर्थिक जोखिम कैसे कम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक किसान है जो केवल फसल का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उस वर्ष फसल में क्या हो गया, कोई कीड़ा लग गया या कुछ रोग वगैरह जो लग गया, इसके कारण फसल उत्पादन नहीं हो सका, तो उसका तो आर्थिक नुकसान ज्यादा हुआ। वहीं एक दूसरा किसान है जो फसल उत्पादन कर रहा है, उसके साथ वो सब्जी उत्पादन भी कर रहा है, बकरी पालन भी कर रहा है और उसके साथ भी वो डेयरी भी चला रहा है। तो मान लीजिए वहां पे फसल में रोग लग गया, फसल खराब हो गई, लेकिन उसको डेयरी और बकरी पालन सब्जी उत्पादन इनसे तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको क्या है कि आर्थिक हानि होने का नुकसान जो होता है या जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है। किसके कारण, आजीविका विविधीकरण अपनाने के कारण। नेक्स्ट आपके आता है कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या होती है। तो एकीकृत कृषि प्रणाली में क्या होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ इसमें क्या है कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी आदि को एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। इसके क्या लाभ है, एक तो जोखिम कम हो जाता है, यानी कि आर्थिक हानि होने का जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। आय के कई स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये किसान है जो केवल फसल उत्पादन करके प्रॉफिट कमा रहा है, वहीं दूसरा किसान जो एक ही समय में फसल उत्पादन करके, सब्जियां उत्पादन करके और जो बकरी पालन या डेयरी जो डेयरी से जो भी उत्पाद प्रोडक्ट जो बनता है उससे प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक किसान है जो एक एक गुना जो प्रॉफिट कमा रहा है, वहीं जो दूसरा किसान है वो 4 गुना प्रॉफिट कमा रहा है। तो आय के स्रोत पर अधिक हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। कृषि अपशिष्ट को पुनः उपयोग किया जाता है और उत्पादन जोखिम भी कम हो जाता है और रोजगार के अवसर जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कि इसमें क्या होता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसान क्या करेगा, दूसरे जो इतने सारे जो काम करेगा या इतनी सारी गतिविधियां करेगा तो उसमें को कहीं ना कहीं मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके कारण दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा, किसान को भी रोजगार मिलेगा। तो ये क्या करता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, एकीकृत कृषि प्रणाली। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था कि एक तो भारत में कृषि की क्या स्थिति है और फार्मर इनकम के बारे में, यानी कि किसानों की आय कम क्यों है, कितनी है, उसका क्या कारण है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में चर्चा की। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इस क्लास के जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट के रूप में मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से आप दोनों को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम में आपको मिलेंगे पुराने पेपर, गेस पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में। और सभी सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ने में एग्जाम टाइम जब आता है उस समय आपको पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपको मिलेंगे
जो इंस्टाग्राम है उसमें पोस्ट के रूप में, तो वहां से आप वो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप यहाँ से लेक्चर देख के जाएंगे, क्योंकि वो बनाए इस तरीके से जाएंगे ताकि जो ये क्लास देख के जाएगा, समझ के जाएगा, उसी को वो जो नोट्स है वो अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो यहाँ से आप लेक्चर देखिए, नोट्स पूरे बना सकते हैं डिटेल में, तो अच्छी बात है, बनाइए, वरना शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि आपको उपलब्ध है इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कर लेना और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करके प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।